प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग वर्ग अष्टम की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 नागरिक शास्त्र को देखेंगे। इसमें पहला अध्याय है आपका भारतीय संविधान। हम लोग आज इसे देखेंगे। भारतीय संविधान, इसमें उदाहरण देकर समझाया गया है। संविधान को जानने के पहले जान लें कि कोई भी चीज़, कोई भी व्यवस्था, कोई भी संस्था, कोई भी संगठन एक नियम के तहत चलती है। उसको चलाने के लिए कुछ न कुछ नियम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप यदि फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल में जिधर मन तिधर सिर्फ मारने की बात नहीं होती है, बल्कि उसमें एक नियम होता है, गोलकीपर होता है, कहाँ तक मारना है, कैसा गोल होगा, ये सारे नियमों को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, जैसे कि फुटबॉल में एक नियम है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाहों से नहीं छू सकता। तो इस तरह, या क्रिकेट खेलते हैं उसमें भी नियम है। लूडो, चेस, कैरम बोर्ड कुछ भी खेलते हैं तो उसमें एक नियम है। हर जगह कुछ न कुछ नियम से ही काम किया जाता है, होता है। तो उसी तरह देश है, ये समाज है। समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, कई तरह के भाव हैं, कई तरह के विचार हैं, कई तरह की संस्कृतियां हैं। सबों को एक साथ रहना है और कोई कानून यदि नहीं रहेगा तो लोग अराजक हो जाएंगे, जिसके मन में जो होगा वो करेंगे। इसीलिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है ताकि कुछ नियम तय हो जाएं, उस पर हर लोग मिलकर चलें। और इस संविधान में क्या होती है ना, एक नियमों का लिखित संग्रह है संविधान। अब हम लोग देखते हैं कि किसी देश को संविधान की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, तो हर एक देश, जो कोई भी देश है, उसके पास अपना संविधान है, अपना कानून है। उसके हिसाब से वह शासन व्यवस्था वहाँ संचालित की जाती है। और विशेष करके लोकतांत्रिक देशों में उम्मीद की जाती है कि उसके पास संविधान जरूर होगा। संविधान के नहीं रहने से व्यवस्था अराजक हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि संविधान के भी कई उद्देश्य हैं। जैसे अगर देखें तो पहला है, यह आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है। अब ये आदर्श क्या होता है? जैसे अपने देश में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों के कुछ आदर्श थे, उसकी अभिव्यक्ति अपने संविधान में की गई है कि हमारा संविधान इतना अच्छा होगा, समानता होगा, स्वतंत्रता होगा, किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबों का विकास होगा, आदि आदि। तो इस तरह जो देखते हैं कि कई तरह के जो है आदर्श होते हैं और उस पर जो है संविधान का निर्माण होता है। और संविधान बताता है कि हमारे समाज का स्वरूप क्या होना चाहिए। जैसा संविधान होगा वैसी शासन गतिविधि होगी। तो इसलिए संविधान से हमें यह पता चल जाता है कि हमारे देश की शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या है। अच्छा, तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि संविधान क्या है। तो नियमों का एक ऐसा समूह है, संविधान नियमों का ऐसा समूह है जिसको एक देश के सभी लोग मानते हैं, उसके अनुरूप शासन व्यवस्था में सहभागी बनते हैं। अब अपने देश की बात करें अगर, तो भारत में 1934 में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। याद रखेंगे, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी कि अपना संविधान बनेगा। अच्छा, और देखिए भारतीय संविधान के बारे में आपको पता होगा कि बनने में कितना दिन लगा है। तो 2 साल 11 माह 18 दिन। दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को
ये पूर्ण हो गया था और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दिसंबर 46 से 49 तक संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। उस समय 150 साल से अंग्रेजों की हुकूमत आ रही थी, शासन व्यवस्था उसका था। जब हमको मौका मिला अपने देश के लोगों को, तो अपने देश के लोगों के हित के अनुसार संविधान का निर्माण किया। महान आदर्शों को जो सब वो लोग हमारे राष्ट्रीय नेता क्रांतिकारी संजोए थे, उसको गंभीरता से उसको स्थान दिया गया। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है भारत के पड़ोसी देश नेपाल का। आपको पता है कि भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो नेपाल, चीन। तो यहाँ पर नेपाल का उदाहरण दिया गया है कि वहाँ किस तरह घटनाक्रम बदला। तो नेपाल के लोगों ने एक संविधान बनाया, लोकतांत्रिक संविधान। पहले वहाँ राजतंत्र था। 1990 में नेपाल का संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी। लोकतंत्र की स्थापना के लिए वहाँ अनवरत आंदोलन चलाए जा रहे थे। लोगों ने आंदोलन चलाया और फिर जो है वहाँ एक नया संविधान बना। लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे और जिस तरह की कभी कभी कोई नियम बदल जाता है, उसी तरह वहाँ राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुई। नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए फिर एक नया संविधान बनाया। वहाँ बहुत उथल पुथल चलते रहता है। बहरहाल ये जब समझ लें कि राजतंत्र क्या होता है, जहाँ राजा का शासन होता है। लोकतंत्र कहाँ क्या होता है, जहाँ जनता का शासन होता है, जो एक निश्चित समय के बाद यदि चाहे तो मतदान द्वारा अपने शासक को बदल सकते हैं। तो नेपाल में जनसंघर्ष लोकतंत्र के लिए काफ़ी व्यापक पैमाना पर हुआ। 1990 में संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हो गई। 2002 तक ये चली, 12 साल तक चली। अक्टूबर 2002 में क्या हुआ, राजा था ज्ञानेंद्र, लोकतंत्र स्थापित हुआ था और लोग सब बोला कि राजा भी रहेगा लेकिन शक्ति संसद के पास रहेगी। जैसे कि ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में राजा रानी भी है लेकिन शक्ति संसद के पास है, कॉमन सभा के पास है। उसी तरह नेपाल में भी किया गया था। लेकिन क्या हुआ, अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। 2005 में माओवादी का जो है वर्चस्व बढ़ रहा था, तो माओवादी ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ समझौता किया। 12 बिंदु पर हस्ताक्षर हुए और इस तरह फिर वहाँ अमन चैन कायम हुआ। 2006 तक तो खूब आंदोलन चलते रहा वहाँ। उसके बाद 2006 में राजा पुनः फिर क्या किया, संसद की बहाली किया। तो इस तरह राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बना। अच्छा, तो इस तरह देखते हैं कि संविधान का क्या महत्व है। संविधान का दूसरा उद्देश्य अगर देखें तो राजनीतिक व्यवस्था को तय करना कि हमारा राजनीतिक व्यवस्था क्या है। जैसे कि पहले वहाँ शासन व्यवस्था में था कि देश की शासन बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में होगी, और जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था को चुनी, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान की बहुत अहम भूमिका अदा होती है। अच्छा, लोकतंत्र में क्या होता है, यहाँ अपना नेता पब्लिक खुद चुनती है, जनता मतदान के माध्यम से। अच्छा, सत्ता यहाँ क्या होती है, जो सत्ता लोकतंत्र में कि नेता सत्ता का दुरुपयोग नहीं करे। ये नहीं कि नेता बन गए, शासक बन गए तो हम अपनी सत्ता का दुरुपयोग करें, मनमानी करेंगे। इस तरह की विकृति, इस तरह का दुष्प्रभाव देखने को न मिले, इससे बचने का उपाय संविधान हमें बताती है कि अगर ऐसा होगा तो इस तरह का जो है नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या होगा, तो इसका दुरुपयोग नहीं हो, अन्यायी व्यवस्था नहीं हो। इसको एक उदाहरण से यहाँ समझाने का कोशिश किया गया आपके पुस्तक में कि सुरेश एक अपनी कक्षा का मॉनिटर था और
उसके सहपाठी भी बहुत से जो है उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो दबंग किस्म का था। उसके बाद एक उसकी क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर गई, तो सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने को बोली। और जब वो चली गई तो सुरेश जो है अनिल को तंग करने लगा। बोला, अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ। पर बच्चा कुछ किया नहीं था। बोला, हम कुछ तो किए नहीं। और जब कक्षा बाहर गई हुई थी, जब वो मैडम आई तो कही कि अनिल कक्षा में शोर कर रहा था जब आप बाहर गए। तो जो है मैडम ने देखी, ताऊ ने देखी, कुछ ने देखी और बोली कि अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा और 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को कभी तंग नहीं करूँगा। बच्चा बोलते रह गया, मैडम मैडम मैंने तो कुछ नहीं किया। पर मैडम सुनने वाली कहाँ थी। तो यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न हम छोड़ जा रहे हैं, प्रश्न का उत्तर आप तैयार करेंगे। मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है, इसको अपने शब्दों में लिखें। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक वही चीज़ लोकतंत्र में होती है। लोकतांत्रिक समाजों में संविधान ऐसे नियम तय कर देता है कि राजनेता के पास यदि शक्ति अधिक हो जाए तो उसका दुरुपयोग न कर सके। और इसके लिए क्या किए हैं, उसके विरुद्ध भारतीय पब्लिक को, आम जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार ये, अच्छा, इसमें क्या है इसको देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कि पिछले कक्षा में था, सप्तम में याद होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव होगा। वो बच्चा जब स्कूल जाता है, दलित था, हेडमास्टर साहब उसको पढ़ने के बजाय झाड़ू लगवाते थे, विद्यालय साहब करवाते थे, उसके साथ गैर बराबरी का व्यवहार करते थे, उसके साथ समानता का बर्ताव नहीं करते थे। और जबकि हमारा संविधान क्या कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा संविधान क्या कहती है, व्यवस्था क्या होती है। तो कोई दुरुपयोग नहीं कर सके। कहने का आशय यह है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया मौलिक अधिकार है। आप याद रखेंगे समानता का अधिकार क्या है, तो हम लोगों का मौलिक अधिकार है। अच्छा, लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह भी होता है कि कोई ताकतवर समूह, तो एक व्यक्ति यहाँ पे करता है नहीं, कोई अगर ढेर सारे लोग हैं तो वो दूसरे समूह पर जो है अत्याचार न करें, उसके अपने शक्ति का इस्तेमाल न करें, या कोई जो है छोटा समूह है उसके खिलाफ भी अत्याचार न करें। जैसे देखिएगा कि यहाँ उदाहरण और दिया गया है, खेलों की घंटी शुरू होने वाले थे और विद्यालय में जो है लड़की लोग बोलती है कि चलो आज कुछ अलग खेल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। तो लड़का लोग बोलते हैं नहीं हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। शिक्षक जब आते हैं बोलते हैं कि ठीक है, देखते हैं किसके फेवर में कौन ज़्यादा है, तो हाथ उठाते हैं। हाथ जब उठाते हैं तो जो है ज़्यादा लड़कों की संख्या चूँकि ज़्यादा थी, तो लड़के लोग बोलने लगे फिर हाँ हम लोग जीत गए। तो लड़की लोग बोली कि तो होबे करता है, क्योंकि लड़का लोग ज़्यादा था, बहुसंख्यक था। तो मैडम को फैसला लेने का, लड़की लोग बोलती है मैडम को फैसला लेने का दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, ये तरीका सही नहीं था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह बहुसंख्यक के रूप में जब हो जाते हैं तो वो अल्पसंख्यक को अपनी बात मनवाने का कोशिश करते हैं। इस तरह की बातें लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। लेकिन इससे कैसे बचा जाना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था हमारा संविधान करता है। अच्छा, अब देखिए लोकतांत्रिक समाजों में भी ऐसी बातें देखने को मिल जाती है कि कई बहुसंख्यक है तो अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती, ज़बरदस्ती उससे करवाएं। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, निरंकुशता का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। निरंकुशता मतलब जो होगा वो मनमानी करेगा। तो इसीलिए संविधान में ऐसा कोशिश किया गया, ख्याल रखा गया है कि अल्पसंख्यकों को ऐसा कोई चीज़ से वंचित नहीं किया जाए जो कि बहुसंख्यकों को समान रूप से उपलब्ध है। कहने का मतलब कि सबों को समान रूप से उपलब्ध हो, किसी तरह का बहुसंख्यक लोग दबदबा नहीं करने लगे। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, कोई दबदबा जब एक समुदाय दूसरे समुदाय पे करता है, इसको कहते हैं अंतर सामुदायिक वर्चस्व। एक समुदाय दूसरे पे करता है, कहते हैं अंतर सामुदायिक। और जब अपने समुदाय के भीतर ही जहाँ जैसे कुछ लोग हैं अपने एक समुदाय में 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग, अपने समुदाय को ही के भीतर ही वो अपना दबदबा स्थापित करते हैं, तो उसे कहते हैं अंतर सामुदायिक वर्चस्व। अंतर सामुदायिक वर्चस्व। अब यहाँ पर देखते हैं कि संविधान क्यों होना चाहिए। अगर इसको देखते हैं तो इसका और क्या महत्वपूर्ण कारण है कि हम खुद को अपने आप से ही बचा सकें। जैसे देखिएगा, अपने आप से बचा सकें, सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कैसे, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। शबनम एक लड़की है, वो दुविधा में है और सोच रही है क्या करें क्या नहीं, क्या करें क्या नहीं। तो क्या है, तो उससे जो पूछती है कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं,
लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम चल रहा है, सीरियल चल रहा है, मैं उसे बिना देखे रह नहीं सकती। और ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है परीक्षा में गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको पूछती है उसकी सहेली कि शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? तो बोलती है मुझे टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा है और सबको घर में बैठ के देखेगा टीवी तो हमको भी देखना पड़ेगा। और अगर क्या उपाय हो सकता है, तो अगर कोई नहीं देखे टीवी तो हम भी नहीं जाएंगे रात को टीवी देखने और हम पढ़ेंगे। और जब दूसरे दिन वो परीक्षा दे के आती है तो बोलती है अच्छा हुआ जो कल मैंने टेलीविजन नहीं देखा, क्योंकि आखिरी 2 अध्याय में से बहुत सारे सवाल आए थे। शबनम बहुत खुश थी। अब आप प्रश्न का जवाब दीजिए, शबनम खुश क्यों थी? शबनम खुश क्यों थी? क्या हुआ था जो शबनम खुश थे? अच्छा, संविधान, यही चीज़ संविधान में होती है। संविधान हमें कई फैसले से रोकता है। कोई दुविधा की स्थिति होती है तो हमें वहाँ पे रोकता है और बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुँचती है जिसमें देश में आस्था रखता है। उदाहरण यहाँ पर जैसे देखा जा सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे अभी, जैसे कि दलगत राजनीति यानी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। ये जो राजनीति है कभी कभी लगता है कितना गंदा शब्द है, या मारपीट, दंगा फसाद या कुछ उलटफेर, यही सब होते रहता है, दांव पेच की भावना होती है। और इसको जो है बदलना चाहिए, फौजी शासन हो जाएगा। तो लेकिन ये भी विकल्प नहीं है। अगर तानाशाही शासन हो जाता है तो क्या होता है, तो वो भी तहस नहस कर डालेगा। संविधान क्या करता है, उससे हमको बचाता है। और संविधान देश की बुनियादी संरचना को किसी भी तरह के उन्माद से बचाता है। ऐसे प्रावधान को आसानी से पलटने नहीं देता है कि कुछ भी हो जाए। नागरिकों के स्वतंत्रता की रक्षा करता है हमारा यह संविधान। इस तरह यहाँ पर हम लोगों ने कुछ मूलभूत बातें देखी। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आज़ादी दिलाने तक कई दशक पुराना हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब क्रांतिकारियों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर आंदोलन करके देश को आज़ादी दिलाई। और धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि राष्ट्रवादियों में ऐसा लगा कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। तो स्वतंत्र भारत की कल्पना तो कर रहे थे, उसके लिए संघर्ष भी कर रहे थे और यह भी सोच रहे थे कि कैसा होना चाहिए। चूँकि आज़ादी के पहले ब्रिटिश शासन व्यवस्था यहाँ कायम थी और औपनिवेशिक राज्य था, दूसरे देशों का राज्य अपने देश के ऊपर था। वहीं यह भी हम लोग देख रहे थे कि वो शासक कितने अत्याचारी हैं, वो शासन व्यवस्था कितना दोहरापन लिए हुए है। वो सिर्फ क्रूरता, निरंकुशता और अपनी आर्थिक लाभ चाहती थी। भारतीय लोगों से उन्हें कोई प्रेम नहीं था। वहीं लोगों ने सोचा कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, तो लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। और लोकतांत्रिक देश जब होगा तो उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा। हर एक नागरिक का समान महत्व है और सरकार की, उसमें जब सरकार बनाई जाएगी तो उसमें सभी लोगों की हिस्सेदारी होगी। तो ऐसा कैसे होगा? तो ऐसा लोकतंत्र अपनाने के बाद ही होगा, जहाँ की जनता का शासन होगा। तो हम देखते हैं कि 1946 में लगभग 300 व्यक्ति ने संविधान सभा का गठन किया और संविधान का निर्माण किया। अब बताइए कि संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ? संविधान सभा के सामने बहुत चुनौती थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा देश विशाल देश था, यहाँ कई आधार पर लोग बटे हुए थे। तो
तो किस आधार पे? तो धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर कई तरह से लोग बटे हुए थे। आज़ादी के समय ऐसे भी बहुत सी उथल पुथल मची हुई थी, देश विभाजित हो रहा था भारत और पाकिस्तान के रूप में, इधर भी पाकिस्तान उधर भी पाकिस्तान, ऊपर से अनेकों देशी रियासत थे लगभग 600 के आसपास, जो कि तय नहीं कर पा रहे थे कि वे किधर जाएं, चूँकि उन्हें यह आज़ादी थी कि वे या तो भारत में रहें या पाकिस्तान में रहें या स्वतंत्र रहें। तो ऐसे में बहुत ही विकट स्थिति बन रही थी और संविधान सभा के सामने बहुत बड़ी चुनौती यह भी थी कि किस तरह इतनी विकट हालात से निकलने के बाद कैसा देश होगा, और सामाजिक आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आर्थिक दृढ़ता स्थापित करना बहुत बड़ी चुनौती थी। और यह एक ऐतिहासिक दायित्व था। अब तक जो सामाजिक भेदभाव हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये भेदभाव कब तक चलेगा, जब अपना देश हो जाएगा, अपना संविधान हो जाएगा तो ये भेदभाव मिटा दिया जाएगा और राष्ट्रीय एकता भी बनाई रखनी थी, इसके साथ साथ विविधता का भी सम्मान करना था। किसी क्षेत्रवासी को यह नहीं लगे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। सामाजिक आर्थिक सुधार का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन भी था कि गरीबी भी दूर होनी है, क्योंकि उस समय बहुत भारी संख्या में लोग गरीब थे और अशिक्षित भी थे। और ये भी सोचा जा रहा था कि सबसे बड़ी बात कि जनप्रतिनिधि का चयन जनता द्वारा हो, तो लोकतंत्र स्थापित करना चुनौती थी, सबों का विकास करना चुनौती थी, सबों को रोटी कपड़ा मकान जैसे बुनियादी सुविधा मुहैया कराना बहुत बड़ी चुनौती थी। और इन सबों के साथ साथ ये चुनौती इसलिए भी बढ़ती जा रही थी क्योंकि सबों की आकांक्षा थी, लोगों का सपना साकार होने जा रहा था। अगर अपने देश में भी ऐसा नहीं होता तो फिर कब होता। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र किया गया है। आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और चूँकि वे दलित समुदाय से आते थे, वे खुद पिछड़ेपन के शिकार थे और समाज में जितनी ज्यादतियाँ उन्होंने देखी थी, वे नहीं चाहते थे कि आगे भी ऐसा होता रहे। उन्होंने एक समतामूलक समाज की स्थापना का स्वप्न देखा और जहाँ की कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, और संविधान में इस बात की गारंटी देने की कोशिश की कि यदि संविधान कानून के माध्यम से ऐसी बातें कही जाएगी तो फिर अत्याचार नहीं होगा, सामाजिक भेदभाव नहीं होगी। और इस तरह की सुरक्षा वो संविधान के माध्यम से चाहते थे। और चूँकि यह भी सोचते थे कि ज़्यादातर तो भी दलित पिछड़े हैं, सवर्ण हिंदू ही अधिकारी बनेंगे, इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे पढ़ें लिखें शिक्षित होवें और मुख्य धारा में अभी अधिकारी बने, अच्छे पोस्ट पर जाएं, तभी आपका जो है दिन उज्जवल हो सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह कितनी अधिक चुनौतियां संविधान निर्माताओं के समक्ष थी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं संघवाद। संघवाद को इंग्लिश में फेडरलिज्म भी कहा जाता है, फेडरलिज्म, संघवाद। तो इसमें क्या है कि शासन की शक्ति केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में बटे रहने की व्यवस्था, सारा शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं हो जाए। और हमारे देश में केंद्र है, राज्य है, और यहाँ तो विकेंद्रीकरण के बाद शासन को पंचायती स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। यह शासन का तीसरा चरण है, जो कि हर जगह देखने को नहीं मिलता है। जैसे हम सोच सकते हैं कि अपने गांव के लेवल पर, दो चार गांव के लेवल पर होता है एक पंचायत, उसके बाद पूरा राज्य के स्तर पर राज्य होता है और फिर केंद्र होता है, जो जिसका कि कानून पूरे देश पर चलता है। इसको एक उदाहरण से समझें तो अगर हम टोपी पहनते हैं तो यह एक पंचायत, इसका क्षेत्र कम है, और वहीं अगर हम छतरी लगा लेते हैं
तो छतरी का थोड़ा सा जो है बड़ा हो जाता है, तो वो पूरा राज्य है। सब अलग अलग है, सबों का अस्तित्व अलग अलग है। और यदि हम टेंट लगवा लेते हैं तो ये हो जाता है पूरा केंद्र की तरह इस विस्तारित क्षेत्र में। तो और यहाँ पे संघवाद का अर्थ समझिए, और इसको अपनाने के कारण यह रहा था कि देश में चूँकि भिन्न भिन्न जाति, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र के आधार पर लोग बटे हुए थे और सबों को एहसास दिलाना था कि आप अलग नहीं हैं। राजनीतिक समुदाय के रूप में हम लोग सभी एक हैं, संगठित हैं। तो ऐसा तभी हो सकता था जब अपने देश में संघवाद अपनाया जाता। और ऐसा नहीं कि पूरा दिल्ली से जो कानून बने केंद्र से वही पूरे देश में लागू हो जाए, नहीं। स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर भी वो अपना राज्य सरकार अपना निर्णय ले सके। और इस तरह की व्यवस्था दूसरे देशों में भी है, जैसे कैसे भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कई देशों में संघवाद की व्यवस्था है। यहाँ पर यह भी देखते हैं कि सभी राज्यों को इसके माध्यम से कुछ मुद्दे पर अपने अपने फैसले लेने का अधिकार दिया गया और कार्य क्षेत्र सबों दोनों का बांट दिया गया। केंद्र का अलग होगा, राज्य का अलग होगा। यहाँ इस तरह की यहाँ 3 सूची बनाई गई। संघ सूची, उस पर कानून बनाया केंद्र सरकार। राज्य सूची, उस विषय पर कानून बनाएगी राज्य सरकार। कुछ सूची समवर्ती सूची में रखी गई जिस पर कि दोनों कानून बना सकती है, संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों। और दोनों में राज्य केंद्र का प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि इसका अलग अपना स्वायत्तता है और केंद्र का अलग है। दोनों अपने अपने जगह अधिकार के साथ है। और ये अधिकार उसे कौन देती है? तो ये अधिकार उन्हें संविधान के द्वारा मिली हुई है। अब हम लोग देखेंगे संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति का अर्थ है कि सरकार के संगठन की वैसी प्रणाली जिसमें कार्यपालिका का गठन विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता हो। अब कार्यपालिका किसको बोलते हैं? तो सरकार को। और उस सरकार का गठन कहाँ से होता है? विधानमंडल से। जो यहाँ से जीत कर जाते हैं एमएलए, वो लोग वहीं से सरकार बनते हैं। राज्य में एमएलए और केंद्र में एमपी। तो वहाँ पर वो लोग ये जो क्या करते हैं, वहीं से सरकार का गठन करते हैं, कार्यपालिका का। और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? विधायिका के प्रति। वो पूरे समूह के प्रति उत्तरदायी होते हैं सरकार, उसको जवाब संसद में देना पड़ता है। और विधानमंडल में हमेशा बहुमत के साथ रहना पड़ता है उसे। बहुमत का अर्थ हुआ कि आधा से अधिक विधायक उसके पक्ष में हो। यह हुई संसदीय शासन पद्धति। और ये इसका निर्माण कैसे होता है? तो लोग अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं वोट देकर। यहाँ आपको बता दें कि अपने देश में सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी स्त्री पुरुष का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और वह वोट देने का अधिकारी होता है। वो वोट दे सकता है, जाकर के सरकार के गठन में सहभागी बनता है। और आपको बता दें कि जब संविधान सभा में इस पर जिक्र हो रहा था तो एक सदस्य थे ए के अय्यर, उन्होंने कहा था कि आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन में, आम आदमी का शासन और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक बनेगा यह वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आप समझ गए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और इससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हमारी भी सहभागिता सरकार निर्माण में है। और यही उस समय संविधान में यह बात देने का उद्देश्य भी रहा कि लोगों को लगे कि हम जिसको प्रतिनिधि चुनते हैं वही सरकार बनाती है और वही फिर हमारे लिए अच्छे अच्छे निर्णय लेगी। और जाति, किसी प्रकार का जाति पर या किसी प्रकार के बंधन नहीं रहता है। सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी रहे, वह जाके वोट देता है और वोट के देने के दिन सबों को समानता का भी भाव उत्पन्न होता है कि कोई न बड़ा है न छोटा है, बल्कि सभी बराबर हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में
आप जानते हैं कि प्रतिनिधित्व एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अब हम देखते हैं कि संविधान में क्या है, तो शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, शक्ति है उसको अलग अलग बांट दिया गया। किस में? तो हम जानते हैं कि यहाँ सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कौन होते हैं? जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। और कार्यपालिका कौन होते हैं? विधायिका में से ही कार्यपालिका बनाए जाते हैं। और ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानून लागू करवाता है। विभिन्न मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े सचिव, IAS ऑफिसर, ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और शक्ति का पृथक्करण इसीलिए अपने यहाँ अपनाया गया कि कोई अपने सत्ता का दुरुपयोग ना करे। मंत्री रहे या विधायक रहे या कोई रहे, दुरुपयोग नहीं करे। और इसीलिए यहाँ क्या नहीं दिया गया कि शासन की शक्तियाँ पे हर एक को दायित्व भी दी गई, शक्तियाँ के साथ साथ दायित्व भी दी गई। और ये नियंत्रण किसी एक पर नहीं रहा, बल्कि हर पर चला गया। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कि अगर सरकार कुछ करती है तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करके सही करवाती है कि संविधान के द्वारा ये नहीं है तो ऐसा कीजिए। तो शक्तियों का निरंकुश प्रयोग ना हो। न्यायपालिका भी निरंकुश प्रयोग नहीं कर सकती। ऐसा करेगी तो फिर संसद है उसके लिए, वो फिर कानून बना के उसको रोकेगी। और यदि कोई कानून विधायिका जैसा तैसा बनाती है तो न्यायपालिका वो कह सकती है कि नहीं, ये संविधान के विरुद्ध है। तो एक तरह का नियंत्रण, सेपरेशन और पावर किया गया। चेक एंड बैलेंस कहते हैं इसको, कि चेक भी दिया गया और बैलेंस भी, संतुलन बनाने का कोशिश किया गया। अलग अलग करने के साथ साथ सबों पर नियंत्रण और संतुलन बनाने का भी कोशिश किया गया है। और यहाँ पर अब एक चीज़ और है कि देख लें कि राज्य, जब हम कहते हैं राज्य क्या होता है, तो राज्य अलग होता है और सरकार अलग चीज़ है। दोनों अलग अलग चीज़ है। सरकार की जिम्मेवारी होती है कानून बनाना और लागू करवाना। चुनाव के जरिए लोग सरकार को बदल सकते हैं पर राज्य को बदल नहीं सकते हैं। राज्य एक अस्थिर चीज़ है और संप्रभुता इसके साथ होती है। एक जनसंख्या, क्षेत्रफल, संप्रभुता आदि के साथ होती है। और राज्य बड़ा है, सरकार बहुत छोटा है। अब हम लोग मौलिक अधिकार को देखते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? तो हमें जीने के लिए कुछ अधिकार चाहिए, एक बुनियादी, जिस पर कि हम न केवल जी सकें बल्कि अपना विकास कर सकें, अपना सर्वोत्कृष्ट विकास करें, हर एक दृष्टि से विकास करें, अपना उन्नति करें। और मौलिक अधिकार इसीलिए क्या कहा गया है कि ये संविधान का मूल चीज़ है, इसको हटाया नहीं जा सकता है। अगर ये मौलिक अधिकार ही संविधान से हटा दिया जाए तो फिर संविधान में कुछ बचेगा ही नहीं। दरअसल जब भारत गुलाम था, लोग आज़ादी के लिए छटपटा रहे थे और ढेरों तरह की बातें थी, तो लोगों ने सोचा कि औपनिवेशिक सत्ता की तरह आने वाली सरकार निरंकुश न हो जाए, इसके लिए आम जनता को कुछ अधिकार देने होंगे, उसके विकास के लिए कुछ ऐसा बुनियादी चीज़ देने होंगे। और उन्होंने मौलिक अधिकार दिया। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को भी विकसित करता है और हमारे देश की कार्यपालिका हो या विधायिका, उसके मनमानेपन पर रोक लगाता है। वो किसी तरह की ज़्यादती नहीं कर पाए। अगर वो ज़्यादती करती है तो फिर
लोग न्यायालय की शरण में जाते हैं और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है वह सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति के लिए 5 चीज़ दिए गए हैं, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, परीक्षा, उत्प्रेषण, ये सब रीट के माध्यम से व्यक्ति के अधिकारों को मजबूत किया गया है राज्य के खिलाफ, राज्य की मनमानी के खिलाफ, उसकी संभावित निरंकुशता के खिलाफ, कि वो किसी तरह की ज्यादती न कर पाए। और न केवल व्यक्ति के प्रति बल्कि कोई समुदाय के स्तर पर भी यदि कोई अल्पसंख्यक रूप में है, कम संख्या में, तो उसके खिलाफ कोई बहुसंख्यक लोग मनमानी न करे, इसकी भी व्यवस्था मौलिक अधिकार में की गई है। और अपनी संस्कृति अक्षुण्ण लोग कैसे रखे, इन सारी बातों की गारंटी मौलिक अधिकार के माध्यम से दी गई है। और मौलिक अधिकार लोगों के न केवल भावना को समर्थन करता है बल्कि संवैधानिक दृष्टि से अधिकार प्रदान करता है। और यह व्यक्ति का चहुमुखी विकास करता है, बहु सर्वांगीण विकास करता है। भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक हर दृष्टि से व्यक्ति का विकास करता है। और आपको बता दें कि मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3, 12 से 35 अनुच्छेद तक में है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की गारंटी देती है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम देखते हैं कि इन सब अधिकारों के माध्यम से ही लोगों के विकास, लोगों की उन्नति को बुनियादी रूप से संरक्षित किया गया है, सुरक्षित किया गया है। लोग इसकी मांग सरकार से करते हैं और सरकार को ये मांग पूरी करनी होती है। मौलिक अधिकार रीढ़ की तरह है, एक मजबूत स्तंभ की तरह है मौलिक अधिकार। देखते हैं जैसे समता का अधिकार, तो समता का अधिकार आगे हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो यह समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। इसमें समता का अधिकार में है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, किसी के साथ किसी भी तरह का पक्षपात नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा, और किसी भी प्रकार की सामाजिक भेदभाव वाली बात भी नहीं होगी, जैसे धर्म के आधार पर, मूल के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए। और कोई भी नौकरी हो उसमें सबों के लिए अवसर खुला हुआ है, समान रूप से हर कोई वहाँ जा सकता है। साथ ही अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत वाली कोई बात नहीं रहेगी। पहले हमारे समाज में छुआछूत जैसी बातें भी देखने को मिलती थी कि लोग उसको कहते थे दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। या कोई दलित है तो वो सार्वजनिक कुआं से पानी नहीं ले सकता है, मंदिर में जाके पूजा नहीं कर सकता है। तो इन सब बातों का खात्मा किया गया है, इन समान माना गया कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा, या किसी भी सरकार पहले किसी भी विशेष तरह की उपाधि देती थी, उस पर रोक लगा दिया गया है। सिर्फ सरकार शिक्षा संबंधी या सेना संबंधी कुछ उपाधि दे सकती है, इसके अलावा नहीं। तो कहने का मतलब कि बिना किसी भेदभाव के समान रूप से सबों को समान माना गया है, इसी को कहते हैं समानता का अधिकार। अब देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? तो हर एक तरह की स्वतंत्रता, जैसे बोलने की, अपना मन में जो बात है उसको प्रकट करने की, अपना उसको अगर मन करे संगठन बनाने की तो संगठन बनाने की, कहीं आने जाने का मन करे कहीं आने जाने का, या कोई बिजनेस करने का मन करे, जो मन हो तो वो अपनाने का, जो कारोबार मन करे वो करने का। तो इस तरह की स्वतंत्रता के अधिकार दी गई है और ये मौलिक अधिकार में इसको स्थान दिया गया है। अच्छा, इसमें जो है
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण भी दिया गया है। जब तक आप अपराधी घोषित नहीं हो जाते हैं, आपको अपराधी नहीं माना जा सकता है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है कि आपका प्राण है, आपका शरीर है, इसकी स्वतंत्रता रहनी चाहिए। अच्छा, अब जो है एक नया अधिकार जुट गया, शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया है, ठीक ना। तो इस तरह इतनी स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों को प्राप्त है, हर एक भारतीय नागरिक को प्राप्त है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में है, और 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका मतलब है कि कोई आपका शोषण न करे, इसका विरुद्ध आप कर सकते हैं। इसमें क्या है कि बलात् श्रम प्रतिषेध, मतलब कि जो कोई 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो वह कारखाना में काम नहीं करेगा, कारखानों में नहीं करेगा, और किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता है। 23 और 24 में, अनुच्छेद 23 और 24 में ये बात दी गई है। मानव व्यापार नहीं होगा, जैसे कि पहले जो है कई स्त्री को बेच दिया जाता था, या छोटे बच्चे को बेच दिया जाता था, या गरीब लोग को बेच दिया जाता है। तो इस तरह की तमाम बातें को जो है पूरा ख़त्म कर दिया गया। ऐसी कोई भी संभावना नहीं है, किसी भी तरह का मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता है, वस्तु की तरह मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता है, और आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है। यदि कोई शोषण करता है तो आप पुलिस के पास हैं। किसी भी तरह का अत्याचार आपके ऊपर कोई नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि माँ बाप भी नहीं कर सकता है। कोई किसी घरेलू नौकरानी कहीं रहती है तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। सबको अपना शरीर का स्वतंत्रता चाहिए, शरीर की हिफाजत चाहिए, इसका कोई जो है किसी तरह का क्षरण नहीं आ सकता है किसी भी तरह। उसके बाद है अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है कि सभी नागरिकों को धार्मिक आधार पर धर्म की स्वतंत्रता दी गई है कि आपको जो धर्म मानना है मानिए, और जैसे प्रसार करना है प्रसार कीजिए। अपना अंतःकरण से आपका जो इच्छा करता है वो धर्म को मान सकते हैं, और अपना पूजा पाठ ये सब कर सकते हैं, अपना धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। हाँ, इतना है कि किसी को ज़बरदस्ती आप अपने धर्म में शामिल नहीं कर सकते हैं। और कोई शिक्षा संस्थान में भी आपको जो है यदि धार्मिक शिक्षा देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, यह ज़बरदस्ती थोपने वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। इसमें क्या है कि कोई भी धार्मिक या भाषाई दृष्टि से यदि अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में है तो उसकी संस्कृति की रक्षा करने का उसे अधिकार है, और उसके विकास के लिए अपना वो शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। मतलब समझ गए, कोई बहुसंख्यक रूप में है, कोई अल्पसंख्यक के रूप में है, समाज में कम संख्या में है, तो वो क्या है ना, उसकी अपनी भाषा को वो संरक्षित कर सकता है, अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को, और वो यदि चाहे तो शिक्षा संबंधी अपना खोल सकता है, शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। और एक है अनुच्छेद 31 भी था पहले, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है, और अनुच्छेद 31 था संपत्ति का अधिकार, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। और अभी है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि हमारे अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है तो वह अदालत जा सकता है, और इसमें जो है उच्चतम न्यायालय आदमी जा सकता है, और उच्चतम न्यायालय फिर जो है कई तरह की रिट जारी करते हैं। ज़बरदस्ती आपके साथ किसी भी तरह की मनमानी सरकारी स्तर पर या किसी भी स्तर पर नहीं की जा सकती है। तो
यह जो है ये मौलिक अधिकार है और ये सारे मौलिक अधिकारों की गारंटी सरकार को करनी पड़ती है। एक होता है नीति निर्देशक तत्व। इसके माध्यम से संविधान निर्माताओं ने सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया। मौलिक अधिकार की गारंटी सरकार को देनी होती है, इसको क्रियान्वित करनी होती है। वहीं राज्य का नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए एक आदर्श रूप में होता है और इसके लिए संवैधानिक दृष्टि से किसी प्रकार की बाध्यता नहीं घोषित की गई और ऐसी अपेक्षा की गई कि ज्यों-ज्यों राज्य की स्थिति अच्छी होती जाएगी, राज्य इस दिशा में प्रयासरत होगा और कानून बनाकर लोगों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सबलता प्रदान करेगी। और इस तरह नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है और कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देना इसका मकसद रहा है। और कई अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका उल्लेख है और कई चीज़ों का प्रावधान जो किया गया था उसको सरकारें क्रमबद्ध रूप से समाज में लागू भी करती नजर आ रही है, की भी है। अब हम यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। व्यक्तिगत दृष्टि से हर एक व्यक्ति अपना अपना धर्म मानने के लिए आजाद है, पर राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। वह यह नहीं कहेगा आपको कि आप यह धर्म मानिए। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देती है। धर्मनिरपेक्षता का पूरा अध्याय अगले अध्याय में है, इसके बारे में विस्तृत तौर पर हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहरहाल इतना समझ लें कि राज्य का कोई धर्म नहीं होना, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना ही धर्मनिरपेक्षता है और सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखना, यही धर्म निरपेक्षता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि संविधान की कुछ मौलिक विशेषताएं थी और इतनी सारी विशेषताएं स्थापित करने का पीछे उद्देश्य कहीं न कहीं यह था कि आजादी के समय जो ऐतिहासिक रूप से संघर्ष से भरा हमारा इतिहास रहा, उसकी छाप संविधान पर पड़ी। और हम कह सकते हैं कि किसी भी देश का संविधान उसके इतिहास से अलग नहीं होगा। अपने ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर उसकी तमाम बुराइयों को दूर करते हुए एक आदर्श तौर पर उसको संविधान में वो अपना स्थान देगा। और यही कारण रहा कि अपना देश इतना सुंदर संविधान की कल्पना को साकार कर सका। दुनिया के ढेर सारे संविधान से तमाम अच्छाइयों को ग्रहण किया गया। जनता का शासन स्थापित हो, इस बात की व्यवस्था की गई। अपना शासन हो, लोगों को लगे कि मेरा देश है, हमारी सहभागिता सरकार में है, तो इसके लिए प्रतिनिधि का चयन करते हैं और वही जाकर वहां फिर सरकार बनाते हैं। और समय समय पर हमारा संविधान इतना भी कठोर नहीं है कि एक बार लिखा गया तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगी, ऐसी बातें भी नहीं है। बल्कि समय काल परिस्थिति को देखते हुए जिस तरह की कोई खेल का नियम में बदलाव कर दिया जाता है, उसी तरह संविधान में भी बदलाव होता है। और कहीं का भी संविधान हो, संविधान का बुनियादी स्वरूप यदि बदल जाए तो वहाँ का शासन व्यवस्था बदल जाएगा। हम लोग नेपाल में यह चीज देखे भी। नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र आया तो संविधान भी नया बना और इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी।
अब यहाँ पर मूल कर्तव्य को हम लोग देखते हैं। देश आपसे यह भी अपेक्षा रखता है कि जिस तरह मौलिक अधिकार आपको सरकार देती है, राज्य देती है, संविधान देती है, उसी तरह सिक्के के एक और मौलिक अधिकार है तो सिक्के के और दूसरी ओर मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम यदि अधिकार की मांग करते हैं तो मेरा भी कर्तव्य है कि कुछ राष्ट्र के प्रति कर्तव्य होने चाहिए। हालांकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन बाद में मौलिक कर्तव्य को संविधान में स्थान दिया गया और मौलिक कर्तव्य के माध्यम से लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, हमारी समृद्ध संस्कृति, मिश्रित संस्कृति की रक्षा करे और सभी लोगों में आपसी भाईचारा बना रहे, इसकी भावना का विकास करे, वैज्ञानिक का विकास करे और प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करे, उसका संरक्षण करे। अब कुल मिलाकर अपने देश, समाज, प्रकृति के प्रति अपना कुछ दायित्व होना चाहिए। हम जब उससे कुछ लेते हैं तो मेरा भी कर्तव्य है कि उसको भी कुछ लौटाएं। तो इसे एक नैतिक रूप में मौलिक कर्तव्य को अपने संविधान में स्थान दिया गया है। यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न कि जैसे संविधान की विशेषता बताइए, इसको आप अपने शब्दों में लिखें। कितने मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन, इसको लिखें। कितने मौलिक कर्तव्य के बारे में आप जानते हैं, इसको लिखें। चौथा प्रश्न, अब बताइए कि किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और पांचवा प्रश्न, यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न लगाया जाए तो क्या होगा। और बताइए आप छठा प्रश्न कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। सातवां प्रश्न आपके लिए, संघवाद से आपने क्या समझा, क्या समझते हैं संघवाद से। और मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। एक प्रश्न का और जवाब दें कि भारत के चारों ओर कौन कौन सा देश है। इस तरह इतने प्रश्नों का जवाब आप, कौन कौन सा देश है, इस तरह इतने प्रश्नों का जवाब आप दें तो यह आपके लिए हितकर रहेगा। और यहाँ पर कुछ शब्द संकलन है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने जितनी बातें को पढ़ी तो उसका सार संक्षेप तो कुछ देख ले हम लोग। मनमानापन, मनमानापन क्या होता है कि कुछ फैसले जब पसंद नापसंद नहीं, बल्कि जो मुझे पसंद हो हम वही चीज लागू करेंगे, हम वो फैसला वही रहेगा, वही मनमानापन। जब फैसलों का कोई आधार नहीं हो वो मनमानापन। और आदर्श किसे कहते हैं। आदर्श कहते हैं कोई लक्ष्य या सिद्धांत शुद्ध रूप में, श्रेष्ठ रूप में जब आपके सामने होता है, सर्वश्रेष्ठ रूप में, तो उसे एक आदर्श कहा जाता है। और आदर्श की प्राप्ति हमेशा लक्ष्य रहा है व्यक्ति का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आपने सुना, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में समझें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं सदी में हुआ। किसके खिलाफ, तो अंग्रेजों के खिलाफ। इस आंदोलन में हजारों लोग, जिसमें स्त्री पुरुष सभी थे, क्रांतिकारी, ब्रिटिश शासन से संघर्ष करने के लिए एकजुट हुए, अपने अपने स्तर से लड़ाइयां लड़ी। और यह आंदोलन 1947 की भारत की आजादी में अंततः कामयाबी हासिल की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में यह आजादी प्राप्त की गई। अब देखिए राज्य व्यवस्था क्या होती है, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। तो एक राजनीतिक संरचना राज्य व्यवस्था होती है
जैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। संप्रभु क्या हुआ? तो संप्रभु का अर्थ है कि सर्वोच्च शक्ति, सबसे ऊपर, उसके ऊपर कुछ नहीं, हम किसी भी फैसले लेने के लिए आजाद हैं, मेरे ऊपर किसी का राज्य व्यवस्था है। संप्रभु क्या हुआ? तो संप्रभु का अर्थ है कि सर्वोच्च शक्ति, सबसे ऊपर, उसके ऊपर कुछ नहीं, हम किसी भी फैसले लेने के लिए आजाद हैं, मेरे ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, और वो संवैधानिक मान्यता लिए हुए है। तो यही हुआ संप्रभुता। तो राज्य के लिए संप्रभुता एक अति आवश्यक चीज है, इसे आप लोगों ने देखा है। और भारत के संदर्भ में देखें तो भारतीय जनता को कहती है, कहते हैं कि यहाँ संप्रभुता कहाँ बसती है? तो जनता में। मानव व्यापार क्या होता है? तो जैसे किसी वस्तु की खरीद बिक्री करते हैं, उसी तरह मानव का जब खरीद बिक्री होने लगे, उसी को मानव व्यापार कहते हैं। और किसी भी तरह का मानव व्यापार को अपने देश में संवैधानिक स्तर पर गैर कानूनी घोषित किया गया है। और इस शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपने देखा कि मौलिक अधिकारों में इसकी चर्चा भी की गई है। अब किसी भी तरह का अवैध व्यापार औरत का, बच्चों का, किसी का भी नहीं होना है। निरंकुशता किसे कहते हैं? निरंकुशता का मतलब है कोई सत्ता, कोई शासक यदि क्रूर एवं अन्यायी हो जाए, उसका इस्तेमाल आम पब्लिक पर करने लगे, तो वही हुआ निरंकुशता। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय संविधान की एक झलक आपको समझने में इस वीडियो से सहायता मिली होगी, और प्रश्न का जवाब तैयार करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए कभी हितकर रहेगा। और अब दूसरे अध्याय के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।